morning students. I am Kirti Sharma, your English teacher from Takshila Model Senior Secondary School. Students, in our today's class, we will understand one poem. The title of the poem is I Wandered Lonely as a Cloud. This poem is composed by a famous poet. The name of the poet is William Wordsworth. Okay. So, in this poem, the poet has compared himself with a cloud. How a cloud wandered or roamed here and there above and above the trees and the hills. Like this, he is also comparing himself with the cloud only. In this chapter, we will also know the meaning of these words. Wandered beneath veils, fluttering daffodils, margin and glance. These are all the words which are used in this poem, and what are the meaning of these words. So let's start today's poem. So students, this is a very beautiful and well-known poem by William Wordsworth. ये जो poem है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, and this poem refers to a scene that Wordsworth and his sister-in-law in 1802 when they came to a long belt of daffodils that bloomed in a meadow near Glacon Way at Ullswater in England's Lake District. ये पोएम कब लिखी गई थी कि ये जो पोएम है व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी जो सिस्टर हैं वो एक डैफोडिल्स की बहुत लॉन्ग बेल्ट है, मीन्स एक किनारा है जहाँ पर कि बहुत दूर तक डैफोडिल्स के फ्लावर जो हैं वो लगे हुए हैं और वो वहाँ पर वॉक कर रहे हैं, और उस टाइम पे उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं. वो सारा कुछ उन्होंने इस पोएम में एक्सप्लेन किया है. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. The field of daffodils swayed in the breeze. कि जो डैफोडिल के जो फील्ड हैं यानी कि जो खेत हैं, जब हवा चलती है, ब्रीज चलती है, ठंडी ठंडी हवा, तो उसमें वो ऐसे स्वे करते हैं. Some years later, Wordsworth remembered the beauty and tranquility of that scene and wrote this poem. मतलब बहुत सालों बाद जब वो आ जाते हैं वहाँ से वापस, तो उनके माइंड में वो सारा सीन चलता है और उस सीन को उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है. एंड उन्होंने ये लिख तो पहले दी थी, बट इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807 इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. ये जो पोएम है ना वो 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुई थी. और कब पब्लिश हुई थी? वो 1807 में पब्लिश हुई थी. सो ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द पोएट कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो बहुत ही अच्छे पोएट हैं जो कि उन्होंने नेचर से रिलेटेड बहुत सारी पोइट्रीज की हैं. वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विथ अनदर पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज रोड अ बुक ऑफ पोएम कॉल्ड लिरिकल बैलेड्स. उन्होंने एक दूसरे पोएट के साथ मिलकर भी एक पोएम लिखी थी. और ये जो पोएम है, ये पोएम किस पर फोकस करती है कि दिस पोएम फोकसेस ऑन दी or what is the central idea of this poem? The central idea of Wordsworth's poetries is that something we see or experience is later remembered when we are sitting quietly and thinking or relaxing. Got it? कि जब कभी भी हम बहुत ही आराम से बैठे होते हैं और रिलैक्स माइंड में बैठे होते हैं, एट दैट मोमेंट हम उन मोमेंट्स को याद करते हैं, उस टाइम को याद करते हैं जो कि हमारे पास्ट में हो चुका है. And that memory brings with it peace and joy and sorrow, whatever, कुछ भी हो सकता है वो. कि जब हम अकेले बैठे होते हैं, क्वाइट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उस टाइम में जब हमारे जो पास्ट थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, तो जो पास्ट थॉट्स होते हैं वो क्या, उसका क्या रिजल्ट होता है, वो हमें कई बार जॉय यानी खुशी देते हैं, कई बार हमें सॉरो देते हैं, कई बार हमारी जो एक्चुअल फीलिंग है वो भी निकल कर आती है. सो इस पोएम में भी वैसा ही है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो कहीं घूम रहे थे एंड फाइनली जब वो वहाँ से वापस आ जाते हैं, देन ही रिमेम्बर्ड दैट टाइम एंड देन
he wrote this poem, and after this in 1807 जो ये पोएम है उनकी पब्लिश हो जाती है. So let's start. First stanza. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. So in this stanza, the poet is wandering, means roaming along the बिग बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स. एक बहुत लंबी बेल्ट है, डेफोडिल की लॉन्ग बेल्ट है, जिसमें कि बहुत सारे डेफोडिल्स के फ्लावर हैं. एंड द पोएट एंड हिज सिस्टर इज विद हिम एंड बोथ आर वॉकिंग along with that belt. At that moment, William Wordsworth is comparing himself with the cloud. वो अपने क्लाउड के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि लाइक एक जो क्लाउड है वो वॉन्डर करता रहता है, कभी एक वेल्स किसी वेल के ऊपर फ्लोट करता है, कभी किसी हिल्स के ऊपर फ्लोट कर रहा है. तो ऐसे ही वो जो क्लाउड है वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जा रहा है. वैसे ही जो पोएट है वो भी इधर से उधर वॉन्डर यानी कि घूम रहे हैं. When all at once I saw a crowd. क्राउड क्या, वहां पर लोगों का क्राउड नहीं है. क्राउड क्या देखते हैं वो, a host of golden daffodils, कि वहां पर बहुत सारे डेफोडिल्स हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो होस्ट कर रहे हैं, मीन्स बहुत सारे डेफोडिल्स वहां पर हैं और वो उसको वेलकम कर रहे हैं. Beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. अब उन्होंने क्या बताया इसमें कि आसपास की जो लोकेशन है और जो सीन है वो डिस्क्राइब किया है कि लेक का किनारा है, बिसाइड मतलब बगल में, कि लेक के साइड में, एंड बेनिथ द ट्री, बेनिथ मीन्स बिलो, पेड़ के नीचे मीन्स ट्री के नीचे, एंड लेक के बिसाइड, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. वो जो डेफोडिल्स हैं वो जब ब्रीज आती है यानी कि हवा चलती है तब वो डांस कर रहे हैं. एंड फ्लटरिंग मीन्स विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी रीजन वो घूम रहे हैं. सो जो डेफोडिल्स हैं वो ऐसा लग रहा है कोई होस्ट हैं और वो किसी लेक के साइड में और ट्री के नीचे जब हवा चलती है तो दे आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Here, poet has compared those daffodils with the stars, which are many in number, and they all are spreading in the Milky Way or in the sky. यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, दैट इज सिमली यूज हुआ है. वाई, यहाँ पर the poet has done comparison between stars and daffodils. उन्होंने स्टार और डेफोडिल दोनों को कंपेयर किया है. लाइक कंटिन्यूस एज द स्टार्स दे शाइन, जैसे जो स्टार्स हैं वो शाइन करते हैं वैसे ही जो डेफोडिल्स हैं वो भी सारे खिले हुए हैं. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे देयर आर मैनी स्टार्स एंड ऑल द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द मिल्की वे. They stretched in never-ending line. Stretched in never-ending lines means जो stars हैं वो बहुत सारे हैं और पूरे sky में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं. Like this, there are many daffodils जो कि बहुत दूर तक एक बेल्ट पर लगे हुए, मीन्स बहुत दूर तक एक ही लाइन में बहुत सारे डेफोडिल्स लगे हुए हैं. Along the margin of a bay, कि जैसे स्टार्स में छोटी थोड़ी दूरी होती है, उस दूरी को उन्होंने मार्जिन लाइन बोला है, मार्जिन बोला है. वैसे ही जो डेफोडिल्स हैं उसमें भी थोड़े थोड़े मार्जिन के बाद डेफोडिल्स लगे हुए हैं. अब यहाँ पर लास्ट टू लाइंस में पर्सोनिफिकेशन किया गया. पर्सोनिफिकेशन कैसे किया है कि 10,000 saw I at a glance. glance मीन्स एक झलक, कि पहली ही झलक में उसने देखा कि 10,000 डेफोडिल्स वहां पर हैं. एंड यहाँ पर डेफोडिल्स को किसके साथ पर्सोनिफाई किया है कि टोजिंग देयर हेड्स इन
डांस कि जैसे डांस करने के लिए टोज को उठा लेते हैं, टोज पर मतलब हेड अप होता है एंड पैर ऊपर करके टोज पे डांस जो होता है, सेम ऐसा ही फील हो रहा है जब डैफोडिल्स जो है वो इस तरीके से जो उनकी पोजीशन है वो अपवर्ड है, कि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि डैफोडिल्स जो है वो डांस करने के लिए वो टोज पर आ गए हैं और वो बहुत ही हैप्पी फील हो रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पोइट ने कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन इज बिटवीन दी डैफोडिल्स एंड दी स्टार्स। जिस तरीके से स्टार्स फैले हुए हैं वैसे ही डैफोडिल्स हैं, और डैफोडिल्स जो हैं उन्होंने अपना हेड अप किया गया है एंड दे आर feeling very happy. All the daffodils are very happy and they are dancing and twinkling. Third stanza. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Means, in this stanza, the poet is comparing those daffodils with the waves. यहाँ पर waves के साथ comparison है, सेकेंड स्टेंजा में stars के साथ था एंड फर्स्ट स्टेंजा में clouds के साथ था. So here the waves beside them danced. जो waves है उनके ऊपर sun की light पड़ रही है and sunlight की वजह से they are sparkling, and just because of this breeze and wind they all are dancing. हवा चलती है, जो waves हैं वो ऊपर आती हैं, कभी नीचे जाती हैं, और सन की जो लाइट पड़ती है उससे रिफ्लेक्शन की वजह से उसका जो कलर है वो भी चेंज होता है. तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जो वेव्स हैं वो बहुत ही खुश हैं और वो सारे की सारी जो वेव्स हैं वो डांस कर रही हैं. अ पोइट कुड नॉट बट बी गे. पोइट जो है वो भी उनको देख रहा है, वो उस तरीके से तो नहीं बिहेव कर सकता, लाइक डांस नहीं कर सकता, रिफ्लेक्शन नहीं है उस तरीके का कलर्स का, बट स्टिल द पोइट इज ऑल्सो हैप्पी इन सच अ जोकुंड कंपनी. मीन्स जो लाइट हार्टेड है, मीन्स थॉटफुल जो चीजें हैं उनमें वो बहुत ही इंजॉय कर रहा है. आई गेज्ड मीन लुक स्टेडली, कॉन्टिन्यूस जब हम किसी चीज को देखते रहते हैं तो उसको कहते हैं गेज्ड. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मतलब वो जो पोइट है वो उसको कॉन्टिन्यूस देख रहा है बट एक लिटिल थॉट उसके माइंड में. क्या है वो लिटिल थॉट? कि व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो सारी चीजें जो मैंने देखी हैं इससे मेरी लाइफ में क्या एड ऑन हुआ और क्या मुझे अच्छा लगा. एंड ही डिड नॉट नो दैट द प्लेजर ऑफ सीइंग दैट ब्यूटिफुल साइट ऑफ द लार्ज daffodils swaying in the meadow near the lake had given him a wealth of thought and memories. जो भी उसने देखा डैफोडिल्स को जिस तरीके से, उससे उसको क्या वेल्थ मिली? द वेल्थ इज वेरी नाइस थॉट्स एंड मेमोरीज, कि वो जो बहुत सारी थॉट एंड मेमोरीज वो वहां से लेकर जा रहा है, दैट इज द वेल्थ विच ही हैज टेकन फ्रॉम दिस सीन. तो in this last stanza the poet described the wealth. If you or you can understand with this line, what wealth the show to me had brought, कि इसमें वो क्या wealth लेके गया है? thoughts and memories. When he has gone for next level, or when he has gone far away and much time has passed, when he is lying down on his couch in a thoughtful mood or with his mind free of any thought. When जब वो वहाँ पर अपने घर वापस जाता है और अपने काउच पर लेटा होता है, एट दैट मोमेंट ये जो सारे थॉट हैं वो उसके माइंड में आते हैं. इन वेकेंड और इन पेंसिव मूड, पेंसिव मीन्स थॉटफुल मूड में, कि जो भी उसने वहाँ पे विजुलाइज किया था वो सारा एक फ्लैश की तरह उसकी आईज में आ रहा है. इट इज़ लाइक दैट द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ट्स आईज, उसकी जो इनवर्ट आईज हैं उसमें आ रहा है और बार बार इमेजिनेशंस हो रही हैं. एंड हिज इमेजिनेशन इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड बिकॉज ही इज अलोन. मीन्स जब वो अकेला है तो ये सारी जो इमेजिनेशंस हैं इज लाइक द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, and the joys of the past return to him in memory, and then my heart with pleasures fill and dances with the daffodils. तो इन सारी चीज़ों से
और ये जो जिस तरीके से उन्होंने डैफोडिल्स की एक्टिविटीज को इस पोएम में डिस्क्राइब किया है, दैट इज रियली वेरी ऑसम. नाउ this is all about the explanation of this chapter. Now you will do word meaning and frame sentences of this chapter, and you will write this summary in your English reader notebook. Till then, thank you. Have a nice day.